प्लीज नोट इट, देखिएगा। चलिए, होल्डिंग टूल्स टॉपिक है, होल्डिंग टूल्स, और आज का टॉपिक है वॉइस, राइट। चलिए, वॉइस वॉइस को हम जो है ना दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंजीनियर्स वॉइस। वॉइस इंजीनियर्स वॉइस का मतलब है कि इंजीनियरिंग फील्ड में प्रयोग होने वाले वॉइस को हम इंजीनियर्स वॉइस के नाम से भी बुला सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे कि स्टील रूल को हम इंजीनियर्स रूल बोलते हैं, एक हैमर को हम जो है ना इंजीनियर्स हैमर के रूप में बोल सकते हैं, स्क्वायर ट्राई स्क्वायर होता है उसको भी हम इंजीनियर्स स्क्वायर के रूप में बोल सकते हैं। उसी तरह से वॉइस को भी हम इंजीनियर्स वॉइस के रूप में जानते हैं। तो वॉइस क्या है, बेसिकली यहाँ लिखा है वॉइस इज ए होल्डिंग टूल विच इज यूज्ड टू क्लेम एन ऑब्जेक्ट टू अलाउ वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन इट। क्या है, होल्डिंग टूल है वॉइस, वो जॉब को क्लैंप करके, रिजिडली क्लैंप करके उसके ऊपर अलग अलग कार्य क्रियाएं करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वॉइसेस हैव टू पैरेलल जॉज। वॉइसेस के दो पैरेलल जॉज होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर दो पैरेलल जॉज हैं, ये जो है ना इनको जॉज बोलते हैं। ये आपका फिक्स जो है ना आपका जॉ है, और फिक्स जॉ के ऊपर ये आपका एक जो है ना जॉ प्लेट यहाँ पर फिटेड है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखें तो दूसरा जॉ प्लेट्स यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि मूवेबल जॉ के वहां पर फिटेड किया हुआ है। इन दोनों जॉज के इन बिटवीन में हम जो है ना जॉब्स को क्लैंप करके उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की कार्य क्रियाएं करते हैं। इट इज फिटेड ऑन वर्क बेंच। ये वर्क बेंच के ऊपर फिट किया हुआ होता है। वर्क बेंच एक वुडन वर्क बेंच होता है, उसके ऊपर टॉप के ऊपर वहां पर हम इसको जो है ना फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, नट एंड बोल्ट, उनकी मदद से इसको हम जो है ना परमानेंटली वहां पर हम जो है ना फिक्स कर देते हैं। और ये देखिए, ये जो होल्स बनाए हुए हैं बेस में, जो वॉइस का जो बेस है यहाँ पर होल्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पर हम फाउंडेशन बोल्ट को इसमें डाल के नीचे से हम नट से उसको जो है ना टाइट कर देते हैं। ठीक है, ओके। It is fitted on workbench with the help of nut and bolts. It is a tool that offers greater strength and stability to a user compared with holding an object by hand. देखिए, फाइलिंग सपोज करो, अगर हम फिटिंग शॉप में हम जो है ना कोई जॉब के ऊपर फाइलिंग करते हैं, तो मैं हाथ में लेकर के भी फाइलिंग उसके ऊपर कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं जॉब को रिजिडली, मजबूती के साथ फर्मली क्लैंप नहीं कर सकता हूँ। वहां पर मुझे जॉब को क्लैंप करने के लिए कुछ एक साधन चाहिए, और उस साधन के लिए हम जो है ना बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखिए, बेंच वाइज के मैंने आपको पार्ट्स बताए, उनको मैं आगे एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, कृपया आप आगे देखिएगा जरा। ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ए बेंच वाइज। कंस्ट्रक्शनल फीचर, मैं उसकी बनावट की बात करूंगा, तो बनावट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए, बेंच वाइज कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स विच आर लिस्टेड बिलो। बेंच वाइज बहुत सारे भागों को मिला के बनाया हुआ होता है, जिनमें से नीचे कुछ दिया हुआ है। बेस, स्वाइवल एंड फिक्स्ड बेस। अभी अर्लियर मैंने अभी आपको बताया कि इसके दो बेस होते हैं, एक होता है फिक्स बेस और दूसरा होता है स्वाइवल बेस। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, ये वाली जो बेंच वाइज का फिगर आपके सामने है, ये स्वाइवल बेस बेंच वाइज है। ये जो नीचे एक बेस है, इसके ऊपर एक और, ये पूरा राउंड शेप के अंदर, पूरा एक डिस्क के रूप में, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, एक सर्कुलर शेप के अंदर एक और जो है ना एक पार्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं स्वाइवल बेस। और ये इसको स्वाइवल बेस को लॉकिंग स्क्रू है। इसको जैसे ही मैं लूज करूंगा, देन इस पूरी वाइस को मैं रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन पर, और उस डायरेक्शन में रोटेट करके इसको फिर वहां पर लॉक करके वहां फिर मैं कोई भी फर्दर ऑपरेशंस कर सकता हूँ, राइट। ये दो तरह के बेसिस होते हैं। दूसरा फिर होता है फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट मैंने आपको बताया, उसमें जो नीचे होल्स किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ फाउंडेशन बोल्ट को इसके नीचे डाल करके हम इसको जो है ना फिट कर देते हैं वर्क बेंच के ऊपर। उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड जॉ। दिस वन इज, ये जो सेक्शन व्यू है आपको दिखाया हुआ है, ये पूरा बीच में से एक सेक्शन व्यू है, बीच में से काट के इसको वाइस को दिखाया हुआ है, ताकि आप इंटरनल पार्ट्स को भी अच्छे से इसको वेरीफाई कर पाए। ये जो आपको दिखाया हुआ है, ये एक मूवेबल जॉ है। लेफ्ट साइड में ये जो दिया हुआ है, ये मूवेबल जॉ है। जैसे हमारे दो जबड़े होते हैं, जब हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो एक हमारा फिक्स होता है, अपर जॉ जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, और लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। उसी तरह से इसमें भी दो जॉज हैं बेंच वाइस में, एक जॉ इसका जो है ये मूवेबल है, और दिस वन इज फिक्स्ड जॉ। ये जो जॉ है यहाँ पर ये फिक्स्ड है, अपनी एक ही स्थान पर परमानेंटली फिक्स होता है, और ये मूवेबल जॉ है।
हैंडल की मदद से हम इसको आगे पीछे जॉब की थिकनेस के अनुसार, जॉब की साइज और शेप के अकॉर्डिंग इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, राइट। फिर आता है मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ, ये दोनों हो गए यहाँ पर। फिर एक स्पिंडल आता है। स्पिंडल, ये आपको अगर जो नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक स्पिंडल है। स्पिंडल बेसिकली एक राउंड बार होती है, उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड्स कटे हुए होते हैं, और वो जो एक्सटर्नल थ्रेड्स होते हैं वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं। और वो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, वो स्क्वायर थ्रेड्स जो है हैवी ड्यूटी थ्रेड्स होते हैं, राइट। और इस स्पिंडल को जो एक गाइड नट होता है, जैसे कि बोल्ट को नट गाइड करता है, उसी तरह से एक गाइड नट होता है, ये यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ, और यहाँ देखें तो ये गाइड नट दिखाया हुआ है यहाँ पर ये। और ये जो गाइड नट है, इसकी मदद से हम इसको आगे पीछे मूवेबल जॉ को हम आगे पीछे चलाते हैं। फिर आपका आता है हैंडल। ये एक हैंडल है, इसके अंदर ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, हैंडल से क्या करते हैं, हम मूवेबल जॉ को आगे पीछे मूव करते हैं। जॉ प्लेट्स, यहाँ देखिए आप ऊपर ये जॉ प्लेट्स दिखाया हुआ है, ये फिक्स जॉ और ये मूवेबल जॉ के बिल्कुल एंड्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये जॉ प्लेट ऊपर लिखा हुआ है, जॉ पीस लिखा हुआ है, इनको हम जॉ प्लेट्स बोलते हैं, राइट। इनको फेस प्लेट भी कभी कभी हम बोल देते हैं। तो ये जो जॉ प्लेट्स हैं, ये जॉ प्लेट आपस में जब हम जॉब को क्लैंप करते हैं तो उसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। सबसे पहला ये जो जॉ प्लेट्स हैं, ये एक जो है ना, इनका मटेरियल क्या होता है, ये एक हार्ड स्टील की बनी हुई होती हैं, और इनको हार्ड किया हुआ होता है, क्योंकि हम दिन में ना जाने 10 बार, 20 बार, 50 बार जॉब को हम इसके ऊपर क्लैंप करते हैं, लूज करते हैं, टाइट करते हैं। अगर हम इसको हार्ड स्टील का नहीं बनाएंगे तो ये वियर एंड टियर होकर के ये जो है ना, इसके जो फेसेस हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फिर इसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है। इसको उसको मेंटेन करने के लिए हम इसको टूल स्टील और एक हार्ड स्टील के रूप में जो है ना जॉब प्लेट्स को बनाते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो जॉब प्लेट्स के जो फेसेस होते हैं, उनको हम फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए वहां पर नर्लिंग टूल की मदद से नर्ल कर देते हैं, नर्लिंग कर देते हैं। नर्लिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे जो टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, उनके जो अगर आप टायर्स को देखें तो टायर्स के ऊपर जो है ना वो सेक्शंस कुछ कटे हुए होते हैं। वो बेसिकली उनका रीजन होता है कि वो जब रोड पर चले तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर वो स्किड ना करे, स्लिप ना करे, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए कुछ जो है ना वहां पर ग्रूव्स काटे हुए होते हैं। उसी तरह से ये जॉब प्लेट्स होती हैं, इनके अंदर भी कुछ हम ग्रूव्स बना देते हैं, जिससे कि जॉब को ये फर्मली क्लैंप करते हैं, और जॉब जो होता है, जो पार्ट होता है, जो वर्क पीस होता है, वो इन जॉ प्लेट्स के बीच में स्लिप नहीं करता है। क्लियर? एनी हाउ, नेक्स्ट चलते हैं अब हम बॉक्स नट और गाइड नट। बॉक्स नट जो है, ये आपका बॉक्स नट, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया बॉक्स नट का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, गन मेटल का भी बना होता है बॉक्स नट। और ये जो स्पिंडल होता है, अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के मटेरियल की बात करें तो स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल भी, ये जो हैंडल है ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसकी जो फाउंडेशन बोल्ट्स हैं वो भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं। और जो ये जॉज हैं, मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ हैं, ये कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। ये इसका मैंने अभी आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में आपको यहाँ बताया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइज। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वाइज विच आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग फील्ड। हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार की वाइसेस का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेंच वाइज के बारे में दिखाया। फिटिंग शॉप में बेंच वाइज का प्रयोग होता है, जो कि वर्क बेंच के ऊपर फिटेड होती है। ये जो आपको शेप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक बेंच वाइज है, और बेंच वाइज जो होती है एक वर्क बेंच के ऊपर फिटेड किया होता है, इसलिए इसको हम बेंच वाइज के नाम से जानते हैं। और बेंच वाइज के ऊपर हम एक छोटे जॉब से लेके हैवी जॉब्स, जितना भी बड़े से बड़े और हैवी से हैवी जॉब्स है, उनको भी क्लैंप करके इसके ऊपर हम विभिन्न प्रकार की कार्य क्रियाएं कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं बेंच वाइज के ऊपर। लेकिन आगे हम बात करते हैं हैंड वाइज की। यहाँ पर अगर हम हैंड वाइज की बात करते हैं तो बेसिकली हैंड वाइज एक लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, हल्के कार्यों के लिए हम हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं, अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सपोज करो मुझे अगर कुछ ग्राइंड करना है, तो मैं ड्रिल ग्राइंड करना है, या मुझे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई जो है ना पार्ट है मेटल का, उसको मुझे पेडिशनल ग्राइंडर पर जाकर, ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर जाकर ग्राइंड करना है, तो मैं उसको अगर हाथ में लेके ग्राइंड करूंगा तो कुछ देर के बाद मेरे हाथ को वो बिल्कुल एकदम, मेरे हैंड्स को वो डैमेज कर सकता है। उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हम जो है ना हैंड वाइस का यूज करते हैं, और हैंड वाइस में उस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ क्लैंप करके फिर मैं इजीली वहां पर ग्राइंडिंग कर सकता हूँ।
तो बेसिकली हैंडवाइज जो है हाथों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और इसमें हल्के कार्यों को यानी कि हल्के जो बिल्कुल लाइट ड्यूटी जॉब्स हैं, हल्के जॉब्स हैं, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये लिखता है कि हैंड वाइज यूज टू होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टाइटली व्हाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते समय जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको मजबूती से क्लैंप करता है। ड्रिलिंग करते समय, फाइलिंग करते समय, हैमरिंग करते समय हम हैंड वाइज का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज जनरली यूज टू प्रोटेक्ट आवर हैंड्स व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो हमारे हाथों को सेव करने के लिए, सेव करने का कार्य करता है, इसलिए हम हैंड वाइज का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम वॉइस। वॉइस भी एक बहुत ही लाइट ड्यूटी वॉइस है। ये हल्के कार्यों के लिए इसका जो है ना बिल्कुल प्रयोग करते हैं। बेसिकली जो वॉच मेकर्स होते हैं, वॉच मेकर्स जो है ना एक पिन वॉइस का प्रयोग करते हैं। जो छोटी छोटी पिन्स होती हैं, जो बहुत ही माइन्यूट और जो माइनर पार्ट्स होते हैं वॉच के अंदर, उनको अगर हमें क्लैंप करना हो तो वहां पर हम पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। द पिन वाइज इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल डायमीटर जॉब्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल एंड ए स्मॉल कॉलेट चक एट वन एंड। द चक कैरीज ए सेट ऑफ जॉज विच आर ऑपरेटेड बाय टर्निंग द हैंडल। ये एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है, आपको मैंने दिखाया है यहाँ पर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इसका हैंडल है जहां से हम इसको हाथ से पकड़ते हैं, और ये इसका चक है, और ये इसका कॉलेट है। इस चक को हम, यहाँ पर ये नर्लिंग पोर्शन दिखाया हुआ है, यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चलाएंगे तो ये जो है ना जो हमारे तीन जॉज हैं, ये पिन को टाइट करेंगे। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको चक को रोटेट करूंगा तो ये जितने भी जो मेरा पार्टिकल है, जो मेरा पार्ट है, माइनर पार्ट है, उसको ये लूज कर देगा यहाँ पर। तो पिन वाइज बेसिकली हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आप आइए, लेग वाइज। लेग वाइज इज जस्ट सिमिलर टू द हैंड वाइज। इसमें फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, यहाँ जो हैंड वाइज है उसके नीचे एक ये लेग नहीं था, यहाँ पर इसके नीचे एक लेग दे दिया है, जिसको लेग को हम हिंदी में बोलते हैं टांग, एक तरह का पैर, एक लेग दे दिया इसको यहाँ पर, जिससे कि इसका नाम लेग वाइज पड़ गया है। और लेग वाइज बेसिकली फोर्जिंग शॉप में इसका इस्तेमाल होता है, जहां पर हम जो है ना फोर्ज मेटल जो होता है उसको बेंडिंग करने में, उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करने में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वहां उस जॉब को हम इसके अंदर क्लैंप करके उसके ऊपर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और ये इसका जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। जैसे कि देखिए लिखा है यहाँ पर, ए लेग वाइज इज ए होल्डिंग डिवाइस जनरली यूज्ड इन ए फोर्ज शॉप फॉर बेंडिंग एंड फोर्जिंग वर्क। इट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील टू अवॉइड ब्रेकेज व्हाइल हैमरिंग। माइल्ड स्टील का ये बना होता है, जब हम इसके ऊपर अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो ये जो भी हमारी स्ट्राइकिंग फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। राइट, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये जो है ना आपका मूवेबल जॉ है। बीच में इसमें एक जो है ना यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, जो कि इसको जैसे ही हम इसको हैंडल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये जो है ना जॉ ओपन होगा, और अगर हम राइट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम करते हैं तो ये जॉ टाइट हो जाएगा। और ये एक पूरा का पूरा स्पिंडल थ्रू आउट इसके बीच में से दिया हुआ है। राइट, और स्पिंडल के एक एंड के ऊपर हैंडल लगा हुआ है, और यहाँ से इसके ऊपर एक बेस प्लेट बना हुआ है, जो कि हमने जो ये वर्क टेबल है उसके ऊपर इसको क्लैंप किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। पाइप वाइज। पाइप वाइज क्या होता है? बेसिकली जैसा कि इसके नाम से हमें मालूम होता है, पाइप वाइज जो हॉलो पाइप्स होते हैं उसके ऊपर उसको क्लैम्प करने के लिए हम पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने, सभी ने, जो प्लम्बर्स होते हैं उनको देखा होगा, हॉलो पाइप के एक एंड पर अगर हमें कोई थ्रेडिंग करना है तो पाइप को हम जिस डिवाइस के द्वारा हम इसको क्लैंप करते हैं उसको बोलते हैं पाइप वाइज। पाइप वाइज का अगर ये देखें यहाँ डायग्राम के अंदर, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये बेस प्लेट है, और ये जो होल दिखाए हुए यहाँ पर 4 होल्स दिए हुए, 1 2 3, एंड ये हिडन होल है पीछे बैक साइड में। ये 4 होल्स जो हैं ये आपके वर्क बेंच के ऊपर, वर्क टेबल के ऊपर हम इनको फाउंडेशन करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। फाउंडेशन बोल्ट से इनको हमने जो है ना फिक्स कर दिया। वहां पर फिक्स करने के बाद ये जो प्लेट है हमारी बेस प्लेट, इस बेस प्लेट के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक जो है ना हमारा एक फिक्स जॉ है। फिक्स जॉ, ये फिक्स जॉ है, और ये जो फिक्स जॉ है ये बेस प्लेट के ऊपर माउंटेड होता है। इसी के साथ इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक फ्रेम बना हुआ है। ये फ्रेम यहाँ साइड में अगर आप देखें ये फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर इसको आगे जाके थोड़ा सा एक 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ है, और इसके अंदर से एक हमने स्पिंडल को पास ऑन किया हुआ है।
थ्रेडेड पोर्शन है, इसकी इंटरनल थ्रेडिंग कटा हुआ है इसके स्ट्रक्चर में, इस फ्रेम के अंदर। और ये एक जो है ना थ्रेडेड बोल्ट इसके अंदर से हम आर पार कर देते हैं, और उस बोल्ट के एक एंड पर, बोल्ट के दूसरे एंड पर हम जो है ना यहाँ मूवेबल जॉ, जिसको हम बोलते हैं मूवेबल जॉ, उसको हम यहाँ माउंट कर देते हैं। तो जैसे ही पाइप की थिकनेस के अकॉर्डिंग हम जो है ना इसको यहाँ पर ऊपर नीचे अपने हैंडल के द्वारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ए पाइप वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग राउंड सेक्शंस ऑफ मेटल। मेटल के जो राउंड पार्ट्स होते हैं, राउंड जॉब्स जो होते हैं, उनको क्लैंप करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब्स एंड पाइप्स इन द वाइस द स्क्रू इज वर्टिकल एंड मूवेबल। इसमें स्क्रू वर्टिकल होते हैं और अप एंड डाउन डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। द जॉ वर्क्स वर्टिकली मूव करता है। The pipe wise grips the work at 4 points on its surfaces. 4 points ये नीचे यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट इसके बैक साइड में दिया है, वहां से हम इसको क्लैम्प कर लेते हैं। ये आपका लोअर जॉ है, ये इसका अपर जॉ है, यानी कि ये फिक्स जॉ भी बोल सकते हैं इसको, लोअर जॉ को हम, ये अपर जॉ को हम मूवेबल जॉ के नाम से भी जान सकते हैं, अपर जॉ बोला गया है यहाँ पर। और ये आपका स्पिंडल है, जो ये थ्रेडेड बोल्ट है यहाँ पर, और ये आपका हैंडल है जिसकी मदद से हम स्पिंडल को रोटेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेग वाइज आपका हो चुका है, अब आइए मशीन वाइज। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मशीन वाइज, मशीन कई प्रकार की होती हैं, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन। मिल अगर आप अलग अलग मशीन के ऊपर कोई फर्दर ऑपरेशंस किसी जॉब के ऊपर करना चाहते हैं क्लैंप करके, तो वहां पर हम मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं। मशीन वाइज का डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। इस डायग्राम, दो तरह के डायग्राम्स मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। एक इसको जो है ना, अगर आप लेफ्ट डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्लॉट्स यहाँ पर कटे हुए हैं। ये अगर आप देखें बेस, ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के ऊपर 2 स्लॉट्स को हमने यहाँ पर खांचा काट दिया है, जिससे कि ये मशीन के बेड के ऊपर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे ही स्लॉट्स कटे हुए हैं, और मशीन के बेड के ऊपर ये स्टेबल कंडीशन में इसको हम नट और बोल्ट की मदद से, या जो भी हमारे जो अटैचमेंट्स हैं उसकी मदद से इसको हम क्लैंप करके जॉब को, इसके जो मूवेबल और फिक्स जो है वहां पर क्लैंप करके फर्दर मशीनिंग कोई भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। इसके द्वारा कोई भी जॉब के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये दूसरे टाइप की आपको एक अलग प्रकार की जो है ना मशीन वाइज दिखाया हुआ है। देखिए ये बोलते हैं यहाँ पर, ए मशीन वाइज इज ए क्लैंपिंग डिवाइस यूज्ड टू होल्ड ए वर्कपीस सिक्योरली व्हेन ऑपरेटिंग ए मशीन टूल। मशीन के ऊपर मशीनिंग करने के लिए हम जो है ना जॉब को जिस डिवाइस के द्वारा क्लैंप करते हैं वो मशीन वाइज होती है। सच एज ए ड्रिल प्रेस और मिलिंग मशीन, इट डिफर्स फ्रॉम मेटल वर्किंग एंड वुड वर्किंग वाइसेस एज इट इज माउंटेड टू द टेबल ऑफ ए मशीन टूल इंस्टेड ऑफ ए वर्क बेंच। बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज क्वाइट डिफरेंट टू द वर्क बेंच वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, पाइप वाइज। वो बिल्कुल अलग प्रकार की वाइस हैं, और ये बिल्कुल अलग प्रकार की वाइस है। इसका प्रयोग हम मशीन के बेड पर इसको इंस्टॉल करके, इसको फिट करके, एडजस्ट करके हम डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वॉइस क्लैम्प्स आते हैं। देखिए, जब हम कोई भी जो हमारा पार्ट है उसको हमने फिनिश कंडीशन में कर लिया है, बाई चांस जो फिनिश कंपोनेंट्स हैं, फिनिश पार्ट्स हैं, फिनिश जॉब्स हैं, फिनिश वर्क पीस हैं, अगर वहां पर हमें फर्दर कुछ उसको वॉइस के अंदर क्लैम्प करके, अगर कुछ हमें कुछ स्ट्राइकिंग करना है, कुछ फर्दर ऑपरेशंस को मेंटेन करना है, वहां पर कुछ बनाना है, उसके ऊपर कुछ फाइलिंग कार्य क्रिया करनी है, या कुछ दूसरा ऑपरेशन करना है हमें, तो वहां पर हम उसको बेंच वाइज के जॉज के ऊपर अगर हम फिनिश पार्ट को क्लैम्प कर देंगे, तो क्या होगा, जो भी हमारी आउटर लेयर्स हैं फिनिश पार्ट की वो डैमेज हो जाएंगी, और वो पार्ट जो है ना बिल्कुल एकदम से वो एक खराब कंडीशन में हो जाएगा। उसको बचाने के लिए, पार्ट की सेफ्टी के लिए, पार्ट की आउटर लेयर्स को सिक्योर करने के लिए हम जो है वाइस क्लैंप्स का प्रयोग करते हैं। और ये जो वाइस क्लैंप्स हैं, ये 2 तरह के वाइस क्लैंप्स हैं, जो कि जो हमारी वॉइस है उसके जितना विड्थ होता है जॉज का, उसकी जॉज की विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और वो जो जॉज होते हैं, जो मूवेबल जॉ और जो फिक्स जॉ होते हैं, उनके ऊपर हम वॉइस क्लैंप को लगाकर जो फिनिश पार्ट है वहां पर उनको हम क्लैंप करके फर्दर कोई भी ऑपरेशन जो हमें करना है वहां पर हम इजीली वहां कर सकते हैं। तो ये जो वॉइस क्लैंप्स हैं बेसिकली कौन से मटेरियल के बने होते हैं,
देखिए ये प्लास्टिक के वाइस क्लैंप्स हो सकते हैं, रबर वाइस क्लैंप्स हो सकते हैं, और आपके जो है ना ये एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, लेदर के वाइस क्लैंप्स हो सकते हैं। ये जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जॉब है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वाइस क्लैंप्स बनाते हैं। और कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वॉइस है, वॉइस की स्पेसिफिकेशन हम कहाँ से लेते हैं? वॉइस का स्पेसिफिकेशन हम जो है विड्थ ऑफ द जॉज, जो जॉज होते हैं उनके विड्थ कितना चौड़ाई होती है जॉज की, उसके अनुसार हम वॉइस का स्पेसिफिकेशन लेते हैं। जैसे 3 इंच का वॉइस, 4 इंच का वॉइस, जैसे सपोज करो ये जो जॉज, दोनों जॉज के अंदर ये जो है ना वॉइस क्लैंप लगेंगे, तो यहाँ से लेकर अप टू यहाँ तक ये जो विड्थ है, ये हमारा जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ वॉइस होगा। राइट, ये मैंने आपको अभी थोड़ा बताया कि बेंच वॉइस किसे कहते हैं, और वॉइस कितने प्रकार की होती हैं, और उनका कहाँ-कहाँ पर यूटिलिटी है, कहाँ-कहाँ पर उनके प्रयोग होते हैं। बेंच वॉइस और लेग वॉइस, हैंड वॉइस, पाइप वॉइस, जितने भी प्रकार के वॉइसेस हैं, सबको प्रयोग में लाने के बाद में फिर हमारा आता है केयर एंड मेंटेनेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम केयर एंड मेंटेनेंस किसी भी टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी का नहीं रखेंगे, तो वो अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के पश्चात वो एक बैड कंडीशन में, जो है ना वर्स्ट कंडीशन में जो है वो जा सकती है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, वेदर इट इज गॉड मेड थिंग और वेदर इट इज मैन मेड थिंग। अगर हम अपनी भी पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं, पर्सनल केयर एंड मेंटेनेंस की बात भी करते हैं, अगर हम 10 दिन अपने आप को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो हम बात करते हैं, नहाते हैं, अगर नहीं नहाएंगे 10 दिन तक, अगर हम बगैर नहाए रहते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे आउटर जो हमारी स्किन है उसके ऊपर बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, और बैक्टीरिया डेवलप होने के बाद क्या होगा, हमें कई प्रकार के जो है ना डिजीज या प्रॉब्लम्स हम लोगों को जो है ना हो जाएंगी, जिससे हमारा लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, जितना भी हमारा जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल करते हैं या ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उनका केयर एंड मेंटेनेंस करना अति आवश्यक है। और केयर एंड मेंटेनेंस में ये दो प्रकार की मेंटेनेंस होती है, एक होती है रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा होता है आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस के अंदर जैसे ही हम अपने वर्कशॉप में जाते हैं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने अपने जो भी हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है जिनको हमें पूरा दिन में इस्तेमाल करना है, उसको हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करते हैं, और नीट एंड क्लीन करने के बाद उसके ऊपर हम फिर काम करते हैं। काम करने के बाद फिर फर्दर हम जो है ना उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, और साफ कंडीशन में करके उसको कवर करके हम लोग जाते हैं। ये हमारा रूटीन मेंटेनेंस है। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो होता है, अगर हमारा कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो हम उस पार्ट को जो है ना रिपेयर करेंगे। इफ द पार्ट इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ रिपेयरेबल, इफ द पार्ट इज नॉट रिपेयरेबल, देन पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे। पार्ट अगर रिपेयर कंडीशन में नहीं है, रिपेयरिंग कंडीशन में नहीं है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम वहां से हटा के नया कंपोनेंट, नया पार्ट वहां पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। राइट, देखिए केयर एंड मेंटेनेंस के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। टू केयर ऑफ योर वॉइस देयर आर ए फ्यू सिंपल टास्क दैट शुड बी कंप्लीटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। नंबर 1, क्लीनिंग एंड ऑयलिंग। हमें, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, हमें प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। जैसा यहाँ पर एक डायग्राम में, छोटा सा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और इसको हमने जो है ना क्लीन कर रहे हैं, और फिर इसके बाद में ऑयल कैन और फोर्स फीड गन जो होता है हमारे पास में, ऑयल कैन के थ्रू हम इसको जो है ना ऑयलिंग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Make sure to oil and lubricate the joints, threaded parts, and sliding section often. This is essential in order to maintain the smooth opening and closing of the jaws. Use machine oil on your vise as this will help prevent it from rusting. क्या है कि जब हम मेंटेनेंस करते हैं, जब हम इसको जो है ना मशीन का रख रखाव करते हैं, तो उसमें जितने भी हमारे मूविंग कंपोनेंट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, जो गाइड वेज हैं, जो ग्रूव्स हैं, वहां पर प्रॉपर लुब्रिकेशन होना अति आवश्यक है। वहां पर अगर हम लुब्रिकेट नहीं करेंगे, तो वो पार्ट, उसके अंदर अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, उस पार्ट के अंदर कोई भी आपका आयरन पार्टिकल, कोई भी जो है ना माइनर पार्टिकल, या कोई डस्ट पार्टिकल, या कोई डेब्रिस, या कुछ भी उस ग्रूव के अंदर, उस खांचे के अंदर अगर वो आ जाता है, तो उसकी मूवमेंट को वो सफर कर सकता है, उसके मूवमेंट को वो प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए उसको नीट एंड क्लीन करके प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं कि अगर हमारा कोई पार्ट है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को जो है ना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चों की। इस दौरान क्या है कि हम अपने वर्कशॉप में विजिट किया हुआ हम लोगों को 15 दिन 20 दिन के बाद में हम लोग वहाँ जा पा रहे हैं, लेकिन हम उसको जो है ना बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है, और बाई चांस अगर किसी बेंच वाइज के ऊपर हमें इस तरह का कुछ फॉर्मेशन वहाँ नज़र आता है देखने को, ये कुछ नज़र आता है, तो इसको बोलते हैं रस्ट। ये सारा का सारा रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है एक बेंच वाइस के ऊपर या वाइस के आउटर लेयर के ऊपर, ये पूरा रस्ट लगा हुआ है। इस रस्ट को हमें किस तरह से, हाउ टू रिमूव दिस रस्ट फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ ए बेंच वाइस। तो बेंच वाइस का जो बाहरी सतह है उसके ऊपर से जो रस्ट है, इसको मुझे कैसे रिमूव करना है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हैं। देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव रस्ट इफ इट अपीयर्स ऑन योर वाइस। वाइस के ऊपर अगर नजर आता है तो हम काफी प्रकार के जो है ना तरीके हैं जिससे हम हटा सकते हैं। However, the easiest is by using a rust removal chemical। जैसे सबसे पहले हम इसको अगर हमें हटाना है तो हम इसके ऊपर जो केमिकल होता है, रस्ट रिमूविंग जो केमिकल होता है, उसके ऊपर आउटर लेयर पे हम स्प्रे करेंगे, और उसके बाद इसको शाम को स्प्रे करके हम जाएंगे, और पूरा रात को ये जो है ना वेट कंडीशन में रहेगा। तो ये जितना भी कंटेंट है, रस्टेड कंटेंट्स है, ये जो है ना वेट कंडीशन में अपने आप उस लेयर से ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, मेरा जो है ना केमिकल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, केमिकल है, रस्ट रिमूविंग केमिकल है ये, इसको अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद उसको आप नेक्स्ट डे जाकर के उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, और साफ करने के बाद में आप अपर लेयर को पूर्ण रूप से हटा देंगे। आफ्टर वॉशिंग इट, देखिए लिखा है आफ्टर वॉशिंग इट, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्राई योर वाइस। वॉश करेंगे इसको, चाहे हम वाटर की हेल्प से वॉश करें या सोप डाल के या कुछ भी जो है ना डिटर्जेंट या कुछ भी लगा के इसको हम क्लीन करेंगे। देन उसके बाद we have to ensure that कि upper layer of the voice and each and every part of the voice should be free from वाटर कंटेंट। पानी का जो एक भी ड्रॉप वहां पर नहीं होना चाहिए, हमें ये इंश्योर कर लेना है। उसके बाद में उसको हम जो है ना एक वुडन उससे क्लॉथ से हम उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, आफ्टर वॉशिंग इट, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्राई योर वॉइस कंप्लीटली टू प्रिवेंट एनी रस्ट फ्रॉम रिटर्निंग। दोबारा से अगर पानी पानी से जंग आता है, दोबारा पानी के ड्रॉपलेट्स या कुछ वहां पर कुछ ड्रॉप्स वहां पर रह जाते हैं, तो दोबारा जंग लगने की वहां पर संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए उसको रिमूव करने के लिए पानी के हम जो है एक भी पानी के एक भी वहां पर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। यू कैन देन यूज ए ड्राई क्लॉथ टू रब ऑफ एनी रिमेनिंग लूजर रस्ट एंड योर वॉइस शुड बी बैक इन टू टॉप क्वालिटी कंडीशन। अब हमारा वॉइस जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। इसके ऊपर फिर हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको और इम्प्रूव करना है और इसको लाइफ को हमें इसको जो है ना बढ़ाना है, तो इसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है रीपेंटिंग। If the paint on your voice starts to chip off, it is possible to repaint it by, जब हम चिप ऑफ करते हैं रस्ट को, जैसे हमने वहां से खुरचा है तो वहां पर अपर लेयर के अंदर कुछ स्क्रैचेज आ जाते हैं, और जो हमारा वॉइस का अपर लेयर है उसके ऊपर जो हमारा ऑलरेडी पेंटेड पोर्शन है वो भी वहां से हट जाता है। तो हमें बहुत जरूरी है उसको कवर करना है, और उसको फिर हम पेंट से दोबारा कवर करते हैं। रीपेंट इट बाय अप्लाइंग ए फ्रेश पाउडर कोटिंग अल्टरनेटिवली फॉर ए क्विक एंड इजी सॉल्यूशन। The user can also repaint the voice by hand using a rust resistant protective paint। हम इसको एक स्प्रेइंग गन होता है, पेंट स्प्रेइंग गन होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्मल सिंपल एक ब्रश होता है उसके थ्रू भी हम जो है ना इसको वॉइस के आउटर लेयर को हम पेंट से कवर कर सकते हैं। उसके बाद रिप्लेसिंग पार्ट्स, अगर कोई पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है तो उसको हम जो है ना वहां से, अभी मैंने बताया आपको कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको हम उसके अंदर हम जो पार्ट डैमेज है, जो इंडिविजुअल पार्ट है, जो पर्टिकुलर पार्ट वहां से ब्रोकन पीस है, उसको वहां से रिमूव करके हम फ्रेश पार्ट एकदम बिल्कुल न्यू ब्रांड पार्ट को कंपोनेंट को वहां पर हम असेंबल करते हैं। सम मेटल वर्किंग वॉइसेस हैव जॉज व्हिच विल नीड रिप्लेसिंग ड्यूरिंग द वॉइसेस लाइफ टाइम। काफी टाइम से वेयर एंड टियर होता रहता है वॉइस के जॉ प्लेट्स के ऊपर। ये जॉ प्लेट्स यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इस जॉ प्लेट्स के ऊपर क्या होता है, एक स्टेज के बाद में जाकर के ये जो है ना, ये जो इसकी नर्लिंग पोर्शन है, जो खुरदरा यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये डैमेज हो जाता है और प्लेन हो जाता है। तो फिर हमें नई जॉ प्लेट्स को यहाँ पर हमें माउंट करना अति आवश्यक होता है। देन रिप्लेसमेंट जॉज आर अवेलेबल टू परचेज एंड आर इजी टू इंस्टॉल। उनको हमने यहाँ इंस्टॉल करना अति आवश्यक होता है। When voice
नॉट इन यूज, जब हम वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? व्हेन योर वॉइस इज नॉट इन यूज, ब्रिंग द जॉज tightly together and place the handle in a vertical position. जो ये जॉज हैं, ये जो जॉज हैं हमारे वॉइस के, इनको हमें बिल्कुल एक दूसरे के साथ सटाकर, एक दूसरे के साथ में टाइट कंडीशन में बंद करके बिल्कुल हमने जो है इसको रखना है। और जो ये हैंडल है, ये हमारा वर्टिकल यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये एक सेफ सिक्योर पोजीशन है। आगे देखते हैं। अब इफ योर वॉइस इज प्लेस्ड आउटसाइड, then cover it with a cloth to keep it dry and prevent it from rusting. अगर हमारा वॉइस ओपन प्लेस में है और उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, अगर लगता है कि हम वॉइस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो it is very essential or necessary to cover up all the bench wise part जो bench wise है, ये bench wise के सारा आउटर बॉडी को हमें किसी कपड़े से या किसी भी प्लास्टिक की उससे या किसी दूसरा कोई भी कुछ जो है इसको जो है ना पॉलिथीन वगैरह उससे कवर करके इसको जो है ना हमें सेफ जोन में रखना चाहिए। तो ये मैंने आज आपको जो है ना कुछ थोड़ा टॉपिक्स था बेंच वाइज का, उसको मैंने आपको बताया। थैंक्स अ लॉट। ओके, सी यू अगेन। नमस्कार।